Hi everyone, welcome back again to the derivative series. अभी तक ऑप्शंस, FRA, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग. इनफैक्ट मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था अगर किसी को इंटरेस्टेड फ्यूचर्स एंड FRA में अगर क्लैरिटी नहीं मिला है तो कमेंट में कहना. बट सिंस कमेंट आया नहीं तो आई एम अज्यूमिंग कि कॉन्सेप्ट पता है. इट्स जस्ट दैट लास्ट सेशन हमारा रिकॉल हो गया. दिस इज द बेस्ट अजम्पशन दैट आई कैन मेक. एनीवेज, फिर भी ऐसा है तो प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा. सो आज हम लोग लर्निंग मॉड्यूल 5 करेंगे, अगेन रिलेटिंग टू फॉरवर्ड एंड करेंसी फॉरवर्ड के ऊपर. ये बेसिकली इट्स फॉरवर्ड हेजिंग के ऊपर ज्यादा है. लेट्स सी, क्वेश्चंस करते करते डिस्कशन करते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, सो ये है आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लर्निंग मॉड्यूल 5 का. या ओके, लेट्स स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. डिस्कस करते हुए करते हैं. डे वाइट फाइनेंशियल is a broker dealer and wealth management firm that helps its client manage their portfolio using standalone derivative strategies. Okay, client का portfolio बनाया हुआ है, या तो client ने stock में invest करके रखा हुआ है, bond में invest करके रखा हुआ है. अब client का जो भी investment किया हुआ है, obviously price गिरने का डर होता है ना, तो गिरने के लिए hedge करने के लिए तो हमारे पास derivatives हैं. तो ये derivatives को use करके client का portfolio को hedge करने वाला है. अब आपसे जनरली पूछेगा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस का, कि ऐसा ऐसा क्लाइंट का पोजीशन है, बताओ हेज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस. लेट्स सी. A new Bay White analyst is asked to evaluate the following client situation. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैच द फॉलोइंग है. पहला पढ़ रहा हूं. पॉइंट 1, equal to the difference between the current spot price adjusted by remaining cost and benefits through maturity and the present value of the forward price. Okay, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको पता है ना, एक फॉरवर्ड या फ्यूचर का हम लोग प्राइस निकालते हैं शुरू में. एंड सपोज मैंने F प्लस किया, लॉन्ग ऑन फॉरवर्ड किया, तो एक प्राइस पे करूंगा. फिर जैसे जैसे दिन पास होगा तो क्या इससे वैल्यू निकलेगा, कौन कितना हारा कौन कितना जीता, राइट. सो मैं एक बार F प्लस का बता देता हूं. F प्लस में शुरू में वैल्यू बोलो, इनिशिएशन में, इंसेप्शन में वैल्यू इज 0. क्योंकि आपको पता होना चाहिए शुरू में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्वैप में वैल्यू शुरू में 0 होता है. सर ये वैल्यू शुरू में 0 का मतलब नो पार्टी इज एट एन एडवांटेजेस पोजीशन. ठीक है, फिर जैसे जैसे दिन पास होगा एक हारेगा एक जीतेगा, ऑब्वियसली वही तो शर्त है. और जो हारा है वो जीतने वाले को अमाउंट देगा. अगर फ्यूचर्स है तो मार्क टू मार्केट होते रहेगा. सर फॉरवर्ड में तो मार्क टू मार्केट होता नहीं है, यस अग्रीड. लेकिन अगर सेंट्रल काउंटर पार्टी है तो ऑब्वियसली मार्क टू मार्केट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, बट शुरू में वैल्यू इज 0. ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे निकालेंगे, दो तरीका है. या तो आप नया वाला फॉरवर्ड प्राइस निकालिए और पुराने वाले फॉरवर्ड प्राइस के साथ आप कंपेयर कीजिए इजीली. अगर किसी ने लॉन्ग फॉरवर्ड है तो ऊपर जाने से फॉरवर्ड, नया वाला फॉरवर्ड प्राइस अगर बढ़ गया है तो फायदा, अगर गिर गया है तो उसको नुकसान, अगर लॉन्ग है तो, राइट. या दूसरा तरीका है, डायरेक्टली आप जहां पे आप खड़े हैं ना वहां का एस माइनस जो प्राइस पे आप एंटर किए थे लॉन्ग फॉरवर्ड, उसका प्रेजेंट वैल्यू, पीवी ऑफ एफ. नाउ आई एम नॉट डाइवर्टिंग. सर कैसे क्या, एकदम बताइए ना. सारे लोगों को रिकॉल हो रहा होगा अगस्त वाले कैंडिडेट्स को कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, राइट. बेस्ट न्यू फॉरवर्ड प्राइस माइनस वो वाला फॉरवर्ड प्राइस जिसमें हमने एंटर किया था, राइट. या फिर दूसरा एस माइनस पीवी ऑफ एफ. ऑब्वियसली अपने को एस में एडजस्ट करना पड़ेगा और सारा का सारा कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. एनीवेज, और लास्ट में मेच्योरिटी में एस इज इक्वल टू एफ होता है. तो एक सेकेंड ना, एस माइनस एफ, कोई पीवी करना नहीं क्योंकि मेच्योरिटी में तो हम लोग वहीं पे खड़े हैं ना, मेच्योरिटी में. तो ये है आपका एफ प्लस के लिए. सर एफ माइनस के लिए शॉर्ट फॉरवर्ड के लिए ठीक उल्टा है. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट स्पॉट प्राइस एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड प्राइस. कब होता है ये, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट.
बिटवीन इंसेप्शन एंड मेच्योरिटी। तो 1 का हो गया आपका बी। Future value of the underlying asset, spot price, compounded at the risk-free rate, incorporating the present value of the cost and benefits of the asset। यार इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नहीं, फॉरवर्ड का प्राइस निकालने बोल रहे हैं। एफ क्या होता है? एफ S1 प्लस आर एफ टू द पावर टी, ये होता है प्लस स्टोरेज कॉस्ट माइनस प्लस कॉस्ट माइनस बेनिफिट्स। याद है आपको? प्लस कॉस्ट माइनस बेनिफिट्स। तो दिस इज नथिंग बट द फ्यूचर का प्राइस या फिर फॉरवर्ड का प्राइस। ठीक है, सो 2 इज नथिंग बट फॉरवर्ड का प्राइस। 3 क्या बोल रहा है? अंडर नो आर्बिट्राज कंडीशंस फॉर अ गिवन अंडरलाइंग स्पॉट प्राइस S0 adjusted by the cost and benefits, रिस्क फ्री रेट वगैरह वगैरह एंड द फॉरवर्ड प्राइस F0 दिस शुड बी इक्वल टू 0। कुछ नहीं बोल रहा है यार, इंसेप्शन में, इनिशिएशन में वैल्यू 0 होता है, वही बोल रहा है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट MTM वैल्यू एट इंसेप्शन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, बेसिक्स पे टच कर रहा है। वो बोल रहा है शुरू में तो वैल्यू 0 होता है, यस। ड्यूरिंग द लाइफ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैल्यू किसी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के लिए नेगेटिव होगा, राइट। एंड फॉरवर्ड का प्राइस है, फ्यूचर का प्राइस कैसे निकलता है? S इंटू 1 प्लस आर एफ टू द पावर टी प्लस कॉस्ट माइनस बेनिफिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2। A Bay White client currently owns 5,000 common non-dividend paying shares of V company। ठीक है, एक क्लाइंट है बे वाइट का जो 5,000 शेयर्स ओन करता है वी कंपनी का। अब आगे बिना पढ़े एक बार सोचो, 5,000 शेयर्स ओन करता है तो ऑब्वियसली क्लाइंट को किस चीज का डर है? शेयर प्राइस गिरने का। तो एज अ मतलब कंसल्टेंट बे वाइट क्या सोचेगा? यार क्लाइंट के पोजीशन को हेज करना पड़ेगा। अब हेज कैसे करेगा? फॉरवर्ड को या तो सेल करेगा, या तो पुट बाई करेगा, या तो कॉल सेल करेगा। दिस शुड बी वेरी वेरी नेचुरल। यार स्टॉक बाई किया हुआ है, स्टॉक प्राइस गिरने का डर लग रहा है, तो हेज करने के लिए या तो पुट ऑप्शन बाई कर ले, या तो फॉरवर्ड को सेल कर ले, या तो कॉल को सेल कर ले। इस बेसिकली बुलिश अगर पोजीशन है तो हेज करने के लिए आपको बेरिश पोजीशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एनीवेज लेट्स सी। 5,000 कॉमन शेयर्स ओन कर रहा है एट अ स्पॉट प्राइस ऑफ USD 173 पर शेयर। ठीक है, द क्लाइंट्स एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कमिटमेंट टू सेल हाफ ऑफ इट्स होल्डिंग्स। एफ माइनस किया हुआ है 6 महीने का, लेकिन पूरे के पूरे 5,000 शेयर्स पे नहीं किया हुआ है, खाली 2,500 शेयर्स पे किया हुआ है। आइडियली करना कितने पे चाहिए था? पूरा का पूरा 5,000 शेयर्स पे एफ माइनस करना चाहिए था, तभी हम लोग कहते थे फुल्ली हेज। लेकिन अभी फुल्ली हेज नहीं है, पार्शियल हेज किया हुआ है। 2,500 शेयर्स का रिस्क अभी भी है, क्योंकि हाफ हेज्ड है, हाफ अनहेज्ड है ना। ओके, तो यहाँ इसको मैं अपने नोटेशंस में लिख रहा हूं, एफ माइनस किया हुआ है क्या प्राइस पे? एट 175.58। ठीक है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 मंथ, 6 मंथ। ओके, which of the following market events is most likely to result in the greatest gain in the V's forward contract? एक सेकेंड, एफ माइनस किया हुआ है, गेन कब होगा? स्टॉक प्राइस गिरने से, राइट। हम तो चाह रहे हैं ना एफ माइनस करने वाला, काश बाजार जोर से गिरे, तब जाके तो एफ माइनस वाले को फायदा, और अगर बाजार बढ़ गया तो घाटा देना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं, एन इंक्रीज इन द रिस्क फ्री रेट। आपको याद रखना, एफ माइनस उसने किया है 175.58 पे। हारा या जीता करने के लिए अपने को रिवाइज्ड एफ ढूंढना पड़ेगा वापस से, नया वाला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या चाहेगा जिसने एफ माइनस किया हुआ है? कि रिवाइज्ड वाला एफ कम आया कि ज्यादा है? ऑब्वियसली कम आया, डाउनसाइड बेटिंग चल रहा है यार। लेकिन अगर रिस्क फ्री रेट बढ़ गया, तो आपको याद है ना एफ कैसे निकलता है? S1 प्लस आर टू द पावर टी। एक बार अज्यूम कर रहा हूं कि स्पॉट प्राइस कांस्टेंट रह गया और सिर्फ आर जोर से बढ़ गया, तो आर बढ़ने से तो एफ बढ़ जाएगा, और एफ बढ़ने से एफ माइनस जिसने किया है उसको घाटा होगा कि फायदा होगा? घाटा होगा, क्योंकि नया वाला फॉरवर्ड प्राइस ज्यादा आएगा और उसको क्या होगा? नुकसान। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ये तीनों में से कौन सा एमटीएम गेन कराएगा? तो पहले वाले तो एमटीएम लॉस कराने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ये तो है ही नहीं। दूसरा, एन इमीडिएट डिक्लाइन इन वी स्पॉट प्राइस में, तो यही तो विश कर रहा हूं कि पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाए, जिससे कि मेरे को जोर का फायदा हो। प्लीज द आंसर। अ स्टेडी राइज इन द स्पॉट प्राइस, अगर स्पॉट बढ़ गया तो एफ माइनस करने वाले को क्या होगा? घाटा। ठीक है, तो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। A Bay White client has entered into a long 6-month MXN
MXN USD FX फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंसी में चले गए। अगेन आप लोग करेंसी एक बार रिवाइज कर लेना, याद है करेंसी में क्या स्टाइल होता था, हम लोग फोकस करते हैं बेस करेंसी पे। जैसे ही बोला कि यार लॉन्ग 6 मंथ MXN USD FX फॉरवर्ड A by B, तो बेसिकली आप सोचो यार USD पे उसने लॉन्ग फॉरवर्ड बाई किया हुआ है, करेक्ट। अब USD को आप एक स्टॉक समझो, अगर आपको वैसे दिक्कत हो रहा है तो सर एक स्टॉक है जिसका नाम है USD, उस पे वो F प्लस किया है, लॉन्ग फॉरवर्ड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे वही बोलेगा, लॉन्ग फॉरवर्ड का वैसे बुकिश डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाई USD आफ्टर सम टाइम, तो USD को बाई करेगा बाद में, इसका मतलब MXN को क्या करेगा, सेल। बेसिक करेंसी फर्स्ट लेक्चर डिस्कस हो रहा है, A बाई B, अगर B को बाई है मतलब A को सेल, राइट। देखो दैट इज एन एग्रीमेंट टू सेल MXN एंड बाई USD। द MXN USD स्पॉट एक्सचेंज रेट एट इंसेप्शन, स्पॉट देके रखा हुआ है। पढ़ने का स्टाइल आपको पता है, 1 USD is equal to 19.82 MXN and the 6 month MXN risk free rate is 4.25% and the 6 month USD risk free rate is 0.5%। ओके, ये अपना बेसिक करेंसी वाला क्वेश्चन हो गया। एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दो इसको, देखो स्पॉट MXN स्लैश USD कितना दिया हुआ है, 19.8248। इंटरेस्ट रेट MXN कितना दिया हुआ है, 4.25%। ऑब्वियसली करेंसी के केस में सारा का सारा इंटरेस्ट रेट आपका एनुअल होता है, दिस इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट USD कितना देके रखा हुआ है, 0.5%। और मेरे को अगर F निकालना होगा, F MXN USD, तो आपको पता है ना इंटरेस्ट रेट पैरिटी से कैसे निकलता है। एक बार मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पैरिटी भी लिख देता हूं। इंटरेस्ट रेट पैरिटी का इक्वेशन क्या बोलता है कि सर F बाई S इज इक्वल टू, ऊपर में इंटरेस्ट रेट फैक्टर बाय इंटरेस्ट रेट फैक्टर, F किसका निकालना है अपने को, MXN USD, MXN स्लैश USD, राइट। और स्पॉट भी देके रखा हुआ है MXN स्लैश USD, तो अपने को F चाहिए, F MXN स्लैश USD इज इक्वल टू, स्पॉट अपने को देके रखा हुआ है 19.8248 इंटू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। सर ऊपर में कौन से इंटरेस्ट रेट का फैक्टर करेंगे, ऑब्वियसली MXN का, MXN बाई USD है तो न्यूमरेटर में MXN, डिनोमिनेटर में USD, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट रेट फैक्टर MXN और इंटरेस्ट रेट फैक्टर USD। ऑब्वियसली मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में आप देख लो कहीं पे भी अपने को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करने वाला नॉलेज आपको टेस्ट कर लेंगे इंस्टीट्यूट कहाँ पे, इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में, और करते ऐसे ही है। F निकालना है तो स्पॉट इंटू फैक्टर बाय फैक्टर, ठीक है। अब बोला क्या, आगे देखते हैं। Day White's market strategist predicts that the Mexican central bank will surprise the market with a 50 bips short term rate cut। अब एक सेकंड सुनना, प्रेडिक्ट कर रहा है एनालिस्ट लोग कि मेक्सिको का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो इंटरेस्ट रेट को कट करने वाला है 50 बेसिस पॉइंट से, ठीक है, 0.5% से कट करने वाला है। इससे होगा क्या, इमेजिन करो, हमने तो ऑलरेडी F प्लस कर चुके हैं, ऑब्वियसली ना, F हम कर चुके हैं एक रेट पे। अब जैसे ही सपोज हमने जो सोचा है वैसे ही हुआ, और हमने क्या सोचा है कि यार मैक्सिकन सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है 50 बेसिस पॉइंट से, तो एंड सपोज ये हो गया, तो कहने से आगे फॉरवर्ड रेट गिर जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हैं अपन, स्पॉट इनटू इंटरेस्ट रेट फैक्टर बाय इंटरेस्ट रेट फैक्टर, अज्यूमिंग अदर थिंग टू बी कांस्टेंट, स्पॉट इनटू इंटरेस्ट रेट फैक्टर मैक्सिकन का, अब तो गिरा हुआ इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो न्यूमरेटर आपका कम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, सच दैट रिवाइज नया वाला फॉरवर्ड क्या होगा, नीचे। और हमने सपोज एंटर किया है FXN MSD, हमने सपोज एंटर किया है 20 पे, मन से बोल रहा हूँ, एंड जैसे ही अपन ने प्रेडिक्ट किया था कि मेक्सिको का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स गिराएगा, जिसके वजह से नया वाला फॉरवर्ड प्राइस क्या होगा, कम। F प्लस वाले को तो नुकसान होना ही है। F प्लस का टोन क्या रहता है कि सर फॉरवर्ड प्राइस अगर ऊपर गया तो फायदा होने वाला है, लेकिन अगर फॉरवर्ड प्राइस नीचे गया तो नुकसान होने वाला है। ये वाले प्रेडिक्शन है। अब अगर ये वाला प्रेडिक्शन सही हो गया, इंटरेस्ट रेट सही में कट हो गया, तो सर नया वाला फॉरवर्ड प्राइस क्या होने वाला है, कम, जिससे कि वो सारे के सारे लॉन्ग फॉरवर्ड वाले को घाटा हो जाएगा। थिंक at its upcoming meeting, which of the following statement best describes how the client's existing FX forward contract, हम ऑलरेडी लॉन्ग कर चुके हैं, उसके बाद अपन ये सब सोच रहे हैं कि मैक्सिकन का सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट गिरा दिया, ये हो गया, तो
इफ दिस प्रेडिक्शन इज रियलाइज्ड, अगर सही में ऐसा हो गया, इंटरेस्ट रेट गिर गया, तो नया वाला फॉरवर्ड प्राइस क्या होगा, कम होगा, और लॉन्ग वाले को क्या होने वाला है, घाटा। द लोअर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ये तो सही है। पहला इंटरेस्ट रेट क्या था बोलो, 4.25% माइनस 0.5% डिफरेंशियल। अगर ये वाला हमारा प्रेडिक्शन सही होता है तो कहने से 4.25 में से माइनस करेंगे 0.5%, एंड यूएसडी का इंटरेस्ट रेट 0.5% को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तो कम होने ही वाला है, ठीक है। द लोअर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन एमएक्स एंड यूएसडी विल कॉज द एमएक्स एंड यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड रेट टू बी एडजस्टेड डाउनवर्ड। ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, हम लोग जो रेट पे एफ प्लस किया ना, हम सपोज हमने किया 20 पे, मतलब क्या है इसका, सपोज 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसका मतलब ये है 6 महीने के बाद मैं एक यूएसडी को बाई कर लूंगा 20 एमएक्सएन देके। ये मेरा टोन है कि सर हमने आज 6 मंथ फॉरवर्ड बाई किया है यूएसडी पे एट 20, इसका मतलब 6 महीने के बाद मैं यूएसडी बाई करूंगा, एक यूएसडी बाई करूंगा, कितना दूंगा, 20 एमएक्सएन। अब जैसे ही नेक्स्ट डे या कुछ टाइम के बाद वो जो मैक्सिकन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला न्यूज था वो एक्चुअल में हो गया, तो कहने से नया वाला फॉरवर्ड प्राइस गिर जाएगा, अज्यूमिंग अदर थिंग्स टू बी कांस्टेंट। सपोज नया वाला फॉरवर्ड प्राइस हो गया आपका 18, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अब डॉलर बाई करोगे 18 में, नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रीज हो गया है 20 पे, मेरे वाले एग्जांपल में, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है जैसे ही नया वाला फॉरवर्ड प्राइस गिरेगा आपका, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो जाएगा डाउनवर्ड, नीचे वाले रेट पे फ्रीज हो जाएगा। फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं कमिट कर चुका हूं कि मैं $1 20 MXN में खरीदने वाला हूं, राइट। द क्लाइंट विल रियलाइज एन एमटीएम गेन, आगे पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। मैंने एक सर्टेन प्राइस पे एंटर किया था और सेंट्रल बैंक ने एमएक्सएन में इंटरेस्ट रेट गिरा दिया, उसकी वजह से फॉरवर्ड क्या हो गया, फॉरवर्ड का प्राइस क्या हो गया, गिर गया फॉरवर्ड का प्राइस, जिसके वजह से लॉन्ग वाले को क्या होने वाला है, घाटा। ये बोल रहा है फायदा। तो ए गया, बी गया, सी हैज टू बी द आंसर। पढ़ लेते सी। The lower interest rate differential between MXN and USD will cause the client to realize an MTM loss on MXN USD forward contract. Perfect. ये सम सॉल्व करने के लिए यस, इंटरेस्ट रेट पैरिटी कैंडिडेट को पता होना चाहिए, वरना वो कर ही नहीं पाएगा। कैसे सॉल्व करेगा कि अगर उसको ये नहीं पता कि न्यूमरेटर में इंटरेस्ट रेट एमएक्सएन का आने वाला है और डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट रेट फैक्टर यूएसडी का आने वाला है, तो ये कंक्लूड कैसे कर पाएगा कि ये वाले खबर से नया वाला फॉरवर्ड गिरने वाला है। तो ये इकोनॉमिक्स का करेंसी से पूरा का पूरा कोरिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन ये फिक्स्ड इनकम से रिलेटेड है 100%। R1 R2 वगैरह वगैरह बोला है। फिक्स्ड इनकम का कौन से टॉपिक से आपको पता है, जहां पे आप स्पॉट रेट्स एंड फॉरवर्ड रेट डिस्कस करते हैं हम लोग। स्पॉट रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट ढूंढने बोलेगा, या तो फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट ढूंढने बोलेगा, वैसा वाला। चलो, a client seeking advice on a fixed income portfolio observes the price and yield to maturity of 1 year R1 and 2 year R2 annual coupon government benchmark bonds currently available in the market। ठीक है, 1 साल का कूपन बेरिंग बॉन्ड गवर्नमेंट का, 2 साल का कूपन बेरिंग बॉन्ड गवर्नमेंट का, उसका वाईटीएम निकाल के रखा हुआ है R1 एंड R2, ठीक। Which of the following statement best describes how the analyst can determine a break-even reinvestment rate in 1 year's time to help decide whether to invest now for 1 year or 2 years? Very important question. Which of the following statement best describes how the analyst can determine the break-even reinvestment rate in 1 year's time? क्या पूछ रहे हो पता है, 1y फिक्स्ड इनकम याद करो, 1 साल के बाद 1 साल का रेट, डायग्राम बना रहा हूं, 0 1 2। वो ये पूछ रहा है 1y कैसे निकालते थे 1y। दो मेथड हुआ करता था, एक लॉन्ग कट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। पहले शॉर्टकट मेथड डिस्कस कर लें क्या, नहीं से ये पूरा का पूरा 2 में से अगर हम 1 को कट कर देंगे, 2 में से 1 को कट कर देंगे, तो आगे आपका ये वाला पार्ट 1y। तो शॉर्टकट मेथड होता था 2 इंटू S2 स्पॉट रेट फॉर 2 years माइनस 1 इंटू S1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। और लॉन्ग कट मेथड, कुछ नहीं यार, 2 में से 1 को हटाना है, तो स्पॉट रेट, 2 साल के स्पॉट रेट का फैक्टर स्क्वायर डिवाइड बाय, हटाना है ना, फाइनेंस में हटाने का 2 तरीका है, या तो माइनस या तो डिवाइड टू द पावर 1। फिर अपन करते थे 1 बाई गैप 2 माइनस 1
-1 इंटू 100। ऑब्वियसली आप जब कॉपी को रेफर करोगे अपने नोटबुक को तो आपको दिख जाएगा, मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ कि यार अपने को फॉरवर्ड रेट निकालने पूछा है तो हम कैसे निकालते थे, स्पॉट रेट से। दो तरीका था, एक ये अपना माइनस एंड प्लस वाला, दूसरा इंटू एंड डिवाइड वाला, राइट। तो सबसे पहले तो अपने को स्पॉट रेट निकालना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में जो R1 R2 दिया हुआ है वो स्पॉट रेट थोड़ी है, वो तो 1 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड का YTM है और 2 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड का YTM है। स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है, स्पॉट रेट का दूसरा नाम है जीरो रेट, जो निकलता है जीरो कूपन बॉन्ड से। तो सबसे पहला R1 एंड R2 से अपने को S1 एंड S2 निकालना पड़ेगा, वो भी करिकुलम में है डेरिवेटिव्स, राइट। कैसे निकालते हैं, अब उसमें डाइवर्ट नहीं करता हूं, आप जस्ट इमेजिन कर लो। ओके सर, S1 S2 निकल गया, जैसे ही S1 S2 निकल गया काम खत्म। या तो आप ऑल्टरनेटिव 1 शॉर्टकट लगाओ या तो आप लॉन्ग कट लगाओ, ठीक है। सो लेट्स सी क्या बोलते हैं। As the 2-year rate involves intermediate cash flows, divide the square root of 1 plus R2। पहली बात तो R2 यूज ही नहीं करना है, R2 यूज ही नहीं करना है अपने को, राइट। ऊपर से बोल रहा है डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस R2 डिवाइड बाय 1 प्लस R1 बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, ठीक है। तो ये तो गया ऑप्शन नंबर ए, गॉन। Since the first year's return are compounded in the second year, set 1 plus R1 multiplied by 1 प्लस द ब्रेक इवन री इन्वेस्टमेंट रेट, अगेन R1 को यूज किया हुआ है, और इनफैक्ट प्लस द ब्रेक इवन री इन्वेस्टमेंट रेट टू 1 प्लस R2 स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रही है 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस 1y इज इक्वल टू 1 प्लस R2 का स्क्वायर। अट्टर नॉनसेंस, ऐसा करना ही नहीं है। अगर मल्टीप्लीकेटिव मोड से अपने को करना है तो अपन ऐसे करते हैं, एक्चुअली 1 प्लस S2 बोल रहा हूं मैं, क्योंकि R2 से मतलब नहीं है। 1 प्लस S2 का स्क्वायर, राइट, इनफैक्ट इज इक्वल टू 1 प्लस S1 इंटू है, प्लस नहीं, 1 प्लस 1y ये होता है। और दूसरी बात R2 R1 से मतलब नहीं, अपने को स्पॉट रेट से मतलब है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। सी क्या बोलता है देखते हैं। सिंस द ब्रेक इवन रीइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स जीरो कूपन कैश फ्लो, तो सबसे पहले R1 एंड R2 से भाई S1 S2 निकालिए। ऑप्शन नंबर ए एंड बी तो R1 R2 से खेल रहा है, वो भी गलत खेल रहा है। पहली बात तो खेलना ही नहीं चाहिए R1 R2 से। देखो, फर्स्ट सब्सटीट्यूट 1 ईयर रेट इनटू 2 ईयर बॉन्ड प्राइस इक्वेशन टू सॉल्व फॉर 2 ईयर स्पॉट रेट, और S2, मैं S2 बोल रहा हूं, इन लोग Z2 बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड देन सेट 1 प्लस R1। सर अभी तो आपने बोला R1 को यूज ही नहीं करना है भाई। 1 साल का जो होता है ना, 1 साल का बॉन्ड कूपन बेरिंग, उसका S1 बोलो या फिर YTM बोलो, सेम ही आने वाला है अगर आप इक्वेट करोगे तो, ठीक है। सो एक्चुअली बोलना चाहिए था 1 प्लस S1, बट S1 इज इक्वल टू R1 इन केस ऑफ अ 1 ईयर बॉन्ड, ठीक है, इंटू 1 प्लस ब्रेक इवन री इन्वेस्टमेंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस Z2 स्क्वायर। मतलब ये जो मैंने लिखा ना ऊपर, बस उसी को लिखा हुआ है। इट इज जस्ट दैट इन लोग स्पॉट को S नहीं बोल रहे हैं, Z बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला है, यहाँ पे वापस से लिख दो इनके स्टाइल में। एक्चुअली 1 प्लस S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस S1 इंटू 1 प्लस ब्रेक इवन री इन्वेस्टमेंट रेट अपन फिक्स्ड इनकम में 1y लिखते हैं, ये है, ठीक है। स्पॉट रेट को Z से डिनोट किया, कोई इशू नहीं। तो सी इज द आंसर। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगेन, विदाउट फिक्स्ड इनकम नॉलेज वन कांट डू इट। प्लस उसको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रेक इवन री इन्वेस्टमेंट रेट निकालते हैं, फॉरवर्ड रेट्स निकलता है स्पॉट रेट से, और स्पॉट रेट जीरो कूपन बॉन्ड से निकलता है जीरो रेट से, ठीक है। क्वेश्चन में R1 एंड R2 यील्ड देके रखा हुआ, राइट। एंड 1 ईयर का YTM बोला है, 1 ईयर का स्पॉट रेट बोलो, सेम आने वाला है, ठीक है। सर कैसे निकालते हैं YTM से S1 एंड S2, वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो होगा, सिंस क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं, ऑल्दो करिकुलम में है, वो डेरिवेटिव्स के करिकुलम में है, मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट रेट यूजिंग कूपन रेट्स, ठीक है। इट इज जस्ट दैट आप एक बार देख लीजिए ऊपर, अगर आपको दिख गया यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। सर ये वाला सम ऐसा दिख रहा है तो प्लीज इसको सॉल्व कर दीजिए, बता दीजिए कैसे करना है, ये इतना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
Bay White Financial seeks to gain a competitive advantage by making margin loans at a fixed rate for up to 60 days to investor clients. Okay. Bay White Financial क्या करता है, लोन देता है क्लाइंट को फिक्स्ड रेट पे. इमेजिन करो तो लोन दे रहे हो आप फिक्स्ड रेट पे, तो आपको इनफ्लो होने वाला है फिक्स्ड रेट. Since Bay White borrows at a variable 1 month market reference rate to finance this client loan. अब आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, आप लोग मेरे क्लाइंट हो. मैं आप लोग को आज लोन देता हूं फिक्स्ड रेट पे. सपोज मैंने आपको 100 दे दिया एक सर्टन फिक्स्ड रेट पे. मेरे पास 100 कहां से आया, मैं बोरो कर रहा हूं एट अ वेरिएबल रेट, तो मेरे को फिक्स्ड मिल रहा है, फ्लोटिंग जा रहा है. ठीक है. वेरिएबल 1 मंथ मार्केट रेफरेंस रेट. तो इमेजिन करना, मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं और आपको बोल रहा हूँ 60 दिन बाद लौटाना. तो वो 100 रुपए मेरे पास कहां से है, मैंने 30 दिन के लिए बोरो किया है. थोड़ा अटपटा नहीं लगा सर? आइडियली आप 60 दिन के लिए पैसा दे रहे हो तो बोरो भी तो 60 दिन के लिए करो, लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ. 60 दिन के लिए पैसा आपको दे रहा हूँ, वो पैसा मेरे पास कहां से है, मैंने अभी 30 दिन के लिए बोरो किया एट अ फ्लोटिंग रेट. ठीक. इसका मतलब मेरे को 30 दिन के बाद मेरे सर पे लायबिलिटी है जिससे मैंने बोरो किया, मेरे को उनको लौटाना है. एक बार डायग्राम डायग्राम देखते हैं. 0, 30, 60. तो ऊपर वाले लेग में तो मैंने आपको पैसा दे दिया है. इमेजिन करो यहाँ पे पैसा आया, तो ये आपको मैंने दे दिया है. ठीक है. यहाँ पे लिख रहा हूं इन्वेस्ट. अब जो मेरे को पैसा आया जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में, वो मैंने 30 डे के लिए बोरो किया है. राइट. तो कहने से 30 डे के बाद एक लायबिलिटी है. अब आपको ये पता होगा जो एमआरआर रहता है, मार्केट रेफरेंस रेट, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला होगा, 0 से 30 डे का एमआरआर 30 दिन के बाद नहीं पता चलता, वो जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में पता चल गया. तो मैं एज अ मतलब बे वाइट समझो, मेरे को पता है यार 30 दिन के बाद मेरा लायबिलिटी कितना है. ठीक है. क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट रेट तो आज पता है 30 डे एमआरआर का. तो फाइनेंस द फर्म एंटर्स इनटू अ 1 मंथ एफआरए कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 मंथ एमआरआर टू हेज द इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर ऑफ इट्स मार्जिन लोन बुक. अब ध्यान से सुनना, होने क्या वाला है. बात याद है सर, आपका 30 दिन के बाद लायबिलिटी है. ओके. कितना लायबिलिटी मेरे को पता है. यस. ये जो 30 दिन के बाद लायबिलिटी है, ये मैं कहां से दूंगा, मैं 30 दिन के बाद वापस से बोरो करूंगा फॉर 30 डेज. इमेजिन, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पैसा दे दिया, आपसे मेरे को पैसा आने वाला है 60 दिन बाद. आपको जो मैंने पैसा दिया वो मैंने शुरू में 30 डे के लिए 30 डे के लिए बोरो किया, तो 30 दिन बाद लायबिलिटी है. 30 दिन के बाद पैसे आपके पास कहां से आएंगे सर, मैं 30 दिन के बाद वापस से बोरो करूंगा फॉर 30 डेज. तो वही तो होता है 30 डे 30 डे. इसको कैसे पढ़ते हैं, 30 दिन बाद 30 दिन के लिए. अब बताओ मेरे को किस चीज का डर है, किस चीज का डर है, मेरे को सोच के बोलना. 30 दिन के बाद कहने से मैं बोरो करने वाला हूँ, अमाउंट मेरे को पता है कितना मैं बोरो करने वाला हूँ. 30 दिन के बाद मैं 30 दिन के लिए बोरो करने वाला हूँ, कौन से रेट पे, यही तो डर है. अब एक टिपिकल क्वेश्चन हो गया एफआरए का, कि मेरे को बोरो करना है 30 दिन के बाद, मेरे को डर लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का. तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का आपको डर लग रहा है, तो आपको बताओ एफआरए फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए. ऑब्वियसली बाई करना चाहिए. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट अपसाइड, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चलेगा तो मेरे को बेनिफिट होगा. ठीक है. तो वही है, अभी एक टिपिकल क्वेश्चन हो गया. तो 30 दिन के बाद 30 दिन के लिए एफआरए बाई, आई विल एंटर इनटू अ लॉन्ग एफआरए. लॉन्ग एफआरए का इंग्लिश क्या होता है, लॉन्ग एफआरए रिसीव फ्लोटिंग पे फिक्स्ड. रिसीव फ्लोटिंग पे फिक्स्ड. सेल एफआरए का लैंग्वेज क्या होता है, रिसीव फिक्स्ड पे फ्लोटिंग. कल भी किया था. ठीक है. सो अब सारा क्वेश्चंस को तो डाइसेक्ट कर दिया अपन ने. अब एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं. क्या बोल रहा है, उसको एफआरए में कौन सा पोजीशन लेना चाहिए. ऑब्वियसली एफआरए बाई लॉन्ग एफआरए. Bay White faces exposure to a rise in 1 month MRR, सही बोल रहा है, over the next 30 days. So it should enter into a FRA as a fixed rate payer. FRA बाई का मतलब क्या था, रिसीव फ्लोटिंग पे फिक्स्ड. एकदम सही बोल रहा है. भी पढ़ लेते एक बार. Bay White faces exposure to a rise in 1 month MRR over next 30 days. यहां तक लैंग्वेज एकदम करेक्ट है. So it should enter into FRA as a fixed rate receiver. ये बोल रहा है सेल FRA करो, रॉन्ग. Bay White faces exposure to a decline in 1 month MRR. आगे पढ़ने का ही क्या जरूरत है, डिक्लाइन. मैं बोरो करने वाला हूं तो मेरे को इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डरेगी, गिरने से, बढ़ने से. तो ये भी हो गया रॉन्ग. तो ए इज द करेक्ट आंसर. सो दिस वाज योर लर्निंग मॉड्यूल 5. वीडियो देख रहे हो, अगर कोई भी चीज लग रहा है, फॉर द क्लेरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए. ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा. ठीक है. तो मैं क्यू एन ए करूंगा.
एंड कुछ भी रहेगा तो आप प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना? चलो, थैंक यू।